पोगो बिल का मतलब क्या है, क्यों आप लेकर आना चाहते हैं? गोवा में बहुत सारा मतलब आप देख रहे हो कि आइडेंटिटिकल क्राइसिस जो है वो जो पोगो बिल जो था वो हमने गांव-गांव में लेके गए और उनको पूछा कि आपको मान्य है? लोगों ने बोला हाँ। उसी के लिए हमने हमारी पॉलिटिकल पार्टी वो बनाई। लैंड प्रोटेक्शन है वो एक बड़ा मसला है गोवा में, और पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो बिल था वो इंट्रोड्यूस करवाया था असेंबली में। सीएम ने आज प्रूव करवा दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो गोवा से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज यानी विपक्ष एक साथ आता है तो आरजी जो है वो अलायंस में जाने को तैयार है। मेन हमारा मुद्दा जो है वो पोगो का है, दूसरा मुद्दा जो है वो लैंड प्रोटेक्शन का है। ये दो मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मुद्दे अगर बाकी के पॉलिटिकल पार्टी अगर साथ में आ सकते हो तो अगर लग रहा है कि गोवा बचना चाहिए, गोवा वाले वो आएंगे, एक प्लेटफॉर्म में आएंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्रीय टीवी। आज हमारे साथ है रेवोल्यूशनरी गोवन पार्टी के विधायक वीरेश बोरमा। वीरेश, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय टीवी पर। गोवा का विधानसभा मॉनसून सत्र चल रहा है। पोगो बिल जो कि आपकी पार्टी का मेन एजेंडा रहा है, आपने विधानसभा में उसको रखने की कोशिश की, क्या कुछ रहा और इस पोगो बिल का मतलब क्या है, क्यों आप लेकर आना चाहते हैं? पहले आपको धन्यवाद, आपने आज मेरे को बुलाया इंटरव्यू लेने के लिए और सभी आपके दर्शकों को एक मतलब बोलना चाहता हूँ कि गोवा में बहुत सारा मतलब आप देख रहे हो कि आइडेंटिटिकल क्राइसिस जो है वो गोवा में चल रही है और इसीलिए जो रेवोल्यूशनरी गोवंस हमारा जो पक्ष है, पहले हमारा एनजीओ था, उसके बाद जो मूवमेंट के साथ जो पोगो बिल जो था वो हमने गांव-गांव में लेके गए और उनको पूछा कि आपको मान्य है? लोगों ने बोला हाँ। और उसी के लिए हमने हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी है वो बनाई और 2022 के इलेक्शन में हमने डिमांड डाला कि पोगो बिल जो है हम आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे और उसी हिसाब से ही 2022 के इलेक्शन में हम कंटेस्ट हुए। हमने कंटेस्ट करके मैं जीत के आया ऑलमोस्ट 10% वोट शेयर, जो कि गोवा की थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई आफ्टर बीजेपी और कांग्रेस के बाद हमारी तीसरी पार्टी है जो वोट शेयर के हिसाब से। और जो पोगो बिल का डिमांड था जो कि डिफाइंड गोवन, मतलब गोवन कौन है, किसको हम मान्यता दे रहे हैं कि गोवन का मतलब ओरिजिनली कौन है, और इसीलिए हमने डेफिनेशन जो कि हमारे सक्सेशन और नोटरी एक्ट के अंडर ये ऑलरेडी डिफाइन है, ये जो डेफिनेशन था ये हमने डाला था। और बाकी के जो रूल कानून है जैसे कि हमारा कोड ऑफ कोमलदाद एक्ट है, जैसे कि सिविल कोड है जो और देश में और कहीं भी नहीं है, सिर्फ गोवा में ही, ये सब जो है इसमें ए दर्जे के साथ में हमने डेफिनेशन दिया कि 20 दिसंबर 1961 जो भी उस दिन को जन्म को आया है उससे पहले उसका कोई पेरेंट्स है, उसका ग्रैंड पेरेंट्स है, वो है और उसका जो बच्चे हैं उनके अभी आगे के फ्यूचर जनरेशन है उनको हम पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ऐसा दर्जा देंगे और डिफाइन करेंगे। ये क्यों हमने डिमांड क्यों मारा है? हम किसी के विरोध नहीं है। अभी आप देख रहे हो गोवा में बहुत सारे लोग आ रहे थे और बहुत सारे लोग गोवा में रहने को आ रहे हैं, काम करने को आ रहे हैं, लेकिन हम उनके विरोध नहीं है। हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि हम गोवन कौन है वो डिफाइन करवाना चाहते हैं। लेकिन सीएम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन है वो तो एस्टैब्लिश है, उसकी जरूरत ही नहीं है। वही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन जो एक्ट्स में है वो ऑलरेडी है, लेकिन दूसरे एक्ट में जैसे कि आप देखो कि लैंड प्रोटेक्शन के लिए ये अगर गोवा का लैंड प्रोटेक्ट करवाना है तो उसमें डेफिनेशन चाहिए। ये डेफिनेशन उन्होंने आउट नहीं किया है, ये सिर्फ 4 एक्ट्स में है और उसके बाकी के एक्ट्स में अभी तक नहीं डाला है। सो ये क्यों नहीं डाला है? सो हमने डिमांड किया था कि एक कमेटी बिठाओ, आप उस कमेटी में सभी पार्टी के लीडरों को लो, उसके साथ जो एक्सपर्ट्स है गोवा के आर्ट एंड कल्चर से, लॉ के एक्सपर्ट्स है और बाकी के गोवा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लेने के साथ उनको हम एक कमेटी में बिठाएंगे और इसका स्टडी करेंगे, एक कॉम्प्रेसिव रिपोर्ट बनाएंगे और कॉम्प्रेसिव रिपोर्ट बनाने के बाद डेफिनेशन और उसमें कहाँ में हम इंक्लूड करवा सकते हैं इसका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वो भी उन्होंने लेकिन वीरेश, अगर आप ये मान रहे हैं कि ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश है, जिस पोगो बिल की आप बात करें, पर्सन ऑफ गोवा ओरिजिन अगर एस्टैब्लिश है, लेकिन अगर कुछ जगह पर नहीं है तो वो पर्टिकुलर उन जगह पर उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल फिर पोगो जो बिल की बात कर रहे हैं तो उसका क्या फीचर रहेगा? देखो आप पहले जो हमने बोला था कि डेफिनेशन है जो अभी तक हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे थे, मतलब जब भी हमने मूवमेंट चालू किया था गोवा में
बहुत बार ऐसा हो रहा था कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन कोई प्रूव भी नहीं कर सकता है। और हमारा डेफिनेशन मतलब गोवन कौन है, इससे पहले भी जब सीएम ने रिप्लाई दिया था, इससे पहले जो विधानसभा में थे तभी उन्होंने बोला जो जिसको रेजिडेंस डोमिसाइल है 15 साल की डोमिसाइल है वो गोवन है जो उनका। और ये अभी कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट जो भी हमने रेजोल्यूशन डाला है, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन कल हमारा था, और ये रेजोल्यूशन जब भी हमें लगा और उसमें हमने क्लियर कट डिफाइन गोवन ऑफ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ये इस रेजोल्यूशन में था। लेकिन ये रेजोल्यूशन आने के बाद सीएम अचानक से खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी है, और ये उन्होंने रीड करके बोला कि सक्सेशन एक्ट का उन्होंने बोला, सिविल कोड का बोला। सो ये अगर इनहेरिटेंस के लिए जैसे कि प्रॉपर्टीज लेने के लिए वगैरह ये चल सकता है, कोड चल सकता है, तो बाकी के जगह पर क्यों नहीं, बाकी के कानून बनाने के लिए क्यों नहीं? मतलब मेन अगर बात करें तो जो लैंड प्रोटेक्शन है वो एक बड़ा मसला है गोवा में, और जिसके लिए आप और कई पॉलिटिकल पार्टी जो है लगातार बीच बीच में आवाज उठाते हैं, और बीजेपी के भी कई लीडर्स कहते हैं कि आउटसाइडर्स को जो है वो अपनी जमीनें मत बेचो। तो जो लैंड प्रोटेक्शन को लेकर स्टैंड है वो आरजीपी का क्या है, आपका क्या है? देखो पहले हमने पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो बिल था वो इंट्रोड्यूस करवाया था असेंबली में, और तभी यही जो लोग थे जैसे कि रूलिंग के एमएलएस थे वो हमें बोल रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपका कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके ही सीएम ने आज प्रूव करवा दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और वैसे ही और एक जो हमने बिल लाया था द गोवा लैंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बिल, और उसमें भी हमने ये भी बिल टेबल करवाया था, और वो बिल में हमने क्लियर कट जो प्रोटेक्शन गोवा के जगह को प्रोटेक्शन करवाने के लिए क्या क्या चीज लगेगी ये पूरी हाईलाइट करवाई है। और ये भी हमने टेबल गए हुए असेंबली में, गए साल के असेंबली में हमने टेबल करवाई थी, और उनको बोला था कि ये बिल लाना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो गोवा में कैसा इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लॉबी आ रहे हैं, हमारे जो पहाड़ है वो खत्म हो रहे हैं, हमारे जो कोस्टल लाइन है वो खत्म हो रहे हैं, हमारे आप देख रहे हो खेती बाड़ी वो खत्म हो रही है। सो इसके लिए कुछ तो प्रोटेक्शन लाना चाहिए। अभी वो प्रोटेक्शन बीइंग अ गोवा स्मॉलर स्टेट ऑफ इंडिया, हमारा जो एरिया है वो 3700 स्क्वायर किलोमीटर इतना ही एरिया है, और इतना अगर स्मॉल एरिया रहेगा, आप देखो बाकी के स्टेट का कितने हमारे से बहुत टाइम्स मतलब 80 टाइम्स 85 टाइम्स इतना बड़े स्टेट्स हैं, जैसे कि राजस्थान रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, कर्नाटका रहेगा, केरला रहेगा, आपका मध्य प्रदेश रहेगा, यूपी रहेगा। सो ये बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, लेकिन गोवा का कल्चर बहुत यूनिक है, और इसको अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, गोवा की लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, गोवा की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, गोवा की स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो इधर जो पॉलिसीज है जैसे कि पोगो बिल का पॉलिसी है, जैसे कि लैंड प्रोटेक्शन का पॉलिसी है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और वही हमारा डिमांड है, और ये हम मांग रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए जाहिर सी बात है, गोवा की खूबसूरती जो है उसके नेचर की वजह से, और अगर नेचर ही खत्म हो जाएगा तो फिर गोवा का वजूद नहीं रह जाना है, उसके कल्चर की वजह से ही गोवा को पसंद भी किया जाता है। लेकिन डेवलपमेंट भी जरूरी है विनेश, अगर डेवलपमेंट नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है रोजगार भी नहीं मिलेंगे, लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, और बेसिक चीजों के लिए जो है वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो क्या लगता है जो लैंड प्रोटेक्शन की जो बात की जा रही है वो कितना कंस्ट्रक्शन या कितना डेवलपमेंट होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, क्या उसमें ये भी डिफाइन किया आप लोगों ने जिस बिल की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, हमने वही डिफाइन किया है कि क्या हो रहा है गोवा में, कोई भी आ रहा है गोवा में। जैसे अभी फिलहाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सांगेम में ऑलमोस्ट 80 लाख स्क्वायर मीटर जमीन थी एक ही बंदे। मतलब आप सोचो कि गोवा इतना छोटा है और उसमें 80 लाख स्क्वायर मीटर जमीन अगर आप ले रहे हो, उधर आप एक टाउनशिप बनाओगे, जैसे कि टाउनशिप बनाया तो बाद में गोवा का यूनिकनेस नहीं बचेगा। आप सोचो कि टूरिस्ट क्यों आएंगे गोवा में, अगर ऐसा ही कंस्ट्रक्शन रहे, वो मुंबई में है, पुणे में सिमिलर है, बेंगलोर में सिमिलर है, और ऐसा कंस्ट्रक्शन गोवा में बढ़ रहा है। आप ही सोचो कि गोवा में लोग आएंगे, लोगों को मतलब भारत देश के लोगों को या देश बाहर के लोगों को सभी को पता है कि ये यूनिक स्टेट है, पीस के लिए आते हैं, पीस है, ये पैराडाइज, हम गोवा एज अ पैराडाइज देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही झंझट रहेगा जैसे कि आपको मेट्रो सिटीज में रहेगा, तो क्यों आएंगे लोग? तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसमें हमने इसमें भी हमारे लैंड प्रोटेक्शन बिल में भी यही डाला है कि उसमें लिमिटेशन रहना चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि डेवलपमेंट पूरा स्टॉप करो, हम ऐसा कभी भी नहीं बोल रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसमें लिमिटेशन रहना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहना चाहिए, ना कि ये मतलब जो आप मेट्रो सिटीज बनाना चाह रहे हो या गोवा टोटली कॉन्क्रीटाइजेशन करना चाह रहे हो, पूरा अर्बनाइजेशन करना चाह रहे हो। गोवा के जो सिटीज है वो सिटीज रहने चाहिए, और जो गांव है वो गांव रहने चाहिए। एक चीज जो बार बार बाहर निकल कर आ रही है खासतौर से जमीन को लेकर,
अक्सर इस बात को लेकर चर्चाएं भी होती हैं, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, कोई बाहर के लोग आकर जो है यहाँ पर जमीन जो है ले रहे हैं गोवा के लोगों से, लेकिन इस जमीन को देख कौन रहा है? गोवा का ही आदमी दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जबरन छीनी जा रही है जमीन। अगर ये खुद से ही डिसाइड कर ले गोवा के लोग कि हम अपनी जमीन किसी बाहर के व्यक्ति को देंगे ही नहीं, तो सारा का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। देखो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि गोवा का जो लिबरेशन था, मतलब गोवा मुक्ति जो 14 साल बाद में मिली है गोवा, मतलब जो इंडिया इंडिपेंडेंस था उसके बाद 14 साल के बाद हमें लिबरेशन मिला है। तो जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव आप देख रहे हो कि हमारे पास उतना पैसा नहीं था, अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर जगह है तो जगह बेच के कुछ तो पैसा आएगा। जो बार बार बीजेपी बोल रहे हैं हमारा डेवलप स्टेट है, हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, हमारी इकोनॉमी इतनी है उतनी है, लेकिन आप गांव में जाओ, आप अगर पत्रिका कर रहे हो तो आप गांव में जाओ, अभी तक हालत कैसी है, गोवा वालों की हालत कैसी है आपको पता चलेगा। दिखने को तो लग रहा है कि टूरिज्म स्टेट है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा फ्लो हो रहा है, लेकिन आप माइनिंग सेक्टर के एरिया में जाओ, आप इंडलैंड में जाओ, गोवा के गाँव में जाओ, वहाँ पे आपको पता चलेगी अभी तक गोवा वाले जो है वो उसके ऊपर मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अभी तक थोड़े लोग जो है कैसे भी मतलब कहाँ पर बिजनेस मिलेगा वो सोच रहे हैं, कहाँ पर नौकरियां मिलेंगी वो सोच रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन जो दिखा रहा है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरी साइड भी गोवा वालों की देखनी चाहिए। और वह इसके बाद मतलब 14 साल के बाद जहाँ पर हमें लिबरेशन मिली है उसको गोवा को कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। आप देखो कि बाकी के छोटे छोटे स्टेट्स है उनको बहुत सारे प्रोटेक्शन है, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में उनको प्रोटेक्शन है, लेकिन गोवा को कुछ भी नहीं है। सो उस हिसाब से गोवा कुछ तो प्रोटेक्शन देना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए था, वो अभी तक हमें नहीं मिला। एक खारगल में जो कमांड लैंड है उसको लेकर एक इशू चल रहा है लगातार, उस पर भी हो रही है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको जो है एक किसी बड़ी कंपनी को टाउनशिप बनाने के लिए दे दिया गया है। जुआरी लैंड का मामला ताजा एक बार फिर से हाईलाइट हुआ है कि वो फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड की गई थी, लेकिन अब उसको रियल एस्टेट में यूज किया जा रहा है, प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ प्लान है, क्या स्टैंड है? देखो क्या है, अभी एक जो था वो बसनो वालों का था, जो बड़ा प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट एरिया में ऑलरेडी दे चुकी है। जैसे सरकार अगर सरकार हमारे कॉमन लोगों के लिए है तो सरकार ने बेनिफिट जो है कॉमन लोगों को देना चाहिए, ना कि ये जो कैपिटलिस्ट है जो आ रहे इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेगा कंस्ट्रक्शन बना रहे, बिल्डिंग्स बना रहे, फ्लैट्स बना रहे, विलास बना रहे और ये बेच रहे हैं। मतलब अभी इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि गोवा में पीस है, गोवा में कल्चर जो है और गोवा का जो पैराडाइज है नेचर फ्रेंडली है। तो अगर वो आना चाह रहे नेचर देखने के लिए, लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया तो नेचर तो थोड़े बचेगा। आप देखो अगर जुआरी में आप जाओगे तो जुआरी जो मुलदाद लैंड मतलब गांवकारी सिस्टम का लैंड, वो हमारा कम्युनिटी का लैंड है, लोगों का कम्युनिटी का लैंड है। वो तभी क्यों दिया था, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के लिए वो जुआरी एग्रो को दिया था, और तभी जुआरी एग्रो को बोला था कि एम्प्लॉयमेंट दो लोगों का जनरेट होना चाहिए। लेकिन अभी उसका क्या हो रहा है, ये जो लैंड है उन्होंने बेच दिया है, रियल एस्टेट कर दिया और रियल एस्टेट डेवलप कर रहे हैं, और उसके बाद वो फ्लैट्स करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे और बेच देंगे। मतलब ऐसा चल रहा है कि अंधाधुंधी का कारोबार चल रहा है, करोड़ों रुपए का स्कैम जो है ये इधर गोवा में अभी चल रहा है। तो इसका स्टॉप कुछ ना कुछ होना चाहिए। एवरीथिंग मतलब कुछ भी रहेगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगा, गवर्नमेंट का जगह रहेगा, ये सरकार ऐसा कर रही है कि वो लीज पे दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी चीजें अगर प्राइवेटाइज कर दी है तो गोवा वालों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। गोवा का जो लैंड स्ट्रक्चर आपको मैंने बोला है कि 3,700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इतनी कम एरिया अगर ऐसा प्राइवेटाइज करके दे गए तो पूरा गोवा खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। मैं दिल्ली एनसीआर जिस शहर में मैं रहता हूँ, हर साल सर्दियों में सांस लेना भारी हो जाता है, और उसके पीछे कारण यही है कि डेवलपमेंट के नाम पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है वो पूरे के पूरे हमारे नेचर को खा गई। यानी कि जो जंगल था, हरा भरा जंगल था, वो कंक्रीट का जंगल में तब्दील हो गया। और गोवा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसको लेकर फिर चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, लोकल्स हो, वो जरूर उनको बात रखनी चाहिए और दमदार तरीके से इस चीज को कहना भी चाहिए। पॉलिटिकली अब बात कुछ करते हैं कि 2027 को लेकर क्या कुछ आप लोगों का प्लान है। इस बात की भी लगातार चर्चा हो रही है, गोवा के लोगों को भी ये फील होने लगा है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो एक साथ आना पड़ेगा। कहावत है हमारे यहाँ कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक अकेला आदमी चलते हुए चीजों को बदल नहीं सकता है। इस बार के विधानसभा सत्र में भी कुछ ये तस्वीर देखने को मिली कि अपोजिशन एकजुट दिख रहा है कई मुद्दों पर।
और उसका असर भी जो है वो सरकार के ऊपर दिखा। तो क्या आरजेपी वीरेश बोरकर को लगता है या आरजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में अलायंस में जा सकती है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या किसी और के साथ? देखो पहले हम रेवोल्यूशनरी कॉन्स जो पक्ष हमने बनाया है वो सिर्फ आइडेंटिटी जो हमारी है प्रिजर्व करने के लिए बनाया है। और आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए हमारे डिफरेंट जो मुद्दे हैं, जैसे कि आपको हमने बोला है कि पर्सन ऑफ नो ओरिजिन जो बिल है वो बिल इंट्रोड्यूस करवाना है और वो पास करवाना है। दूसरा जो मुद्दा है वो लैंड प्रोटेक्शन का है। ये लैंड जो है प्रोटेक्ट करवाना है। किसके लिए प्रोटेक्ट करवाना है? गोवा वालों के लिए प्रोटेक्ट करना है। ये जो लोग जो आ रहे हैं, बहुत बाहर के भी जो लोग आ रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि ये जो पैराडाइज है, गोवा जो पैराडाइज है वो ऐसा ही रहना चाहिए, इसके लिए प्रोटेक्ट करवाना है, नहीं तो कोई भी नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये कि क्या एक साथ आएंगे बीजेपी के इन मुद्दों को अगर सॉल्यूशन करना है तो कहीं ना कहीं तो एक साथ आना पड़ेगा। वही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पार्टी प्रमुख है उन्होंने बोला है और उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि अगर ये जो डिमांड्स है हमारे, ये फुलफिल करने के लिए रेडी है तो हम आपके साथ मतलब हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं रिगार्डिंग कैसे अलायंस करना है और कुछ करना है, वो हम बातचीत करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो डिमांड, क्योंकि अभी हम उनको लेटर लिखने वाले हैं तो बाकी मतलब कांग्रेस को, आपको और बाकी के जो पक्ष है उनको भी लेटर लिखेंगे कि इसके ऊपर आपकी बातचीत करेंगे और इसके साथ क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसा बन सकता है, उसके बारे में हम बातचीत करके आगे जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे मैं अगर इस बात को समझना चाहूँ कि जो गोवा से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज यानी विपक्ष एक साथ आता है तो आरजी जो है वो अलायंस में जाने को तैयार है। हाँ, हमने वही बोला है कि अगर ये मुद्दे मेन हमारा मुद्दा जो है वो कोको का है, दूसरा मुद्दा जो है वो लैंड प्रोटेक्शन का है। ये दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा के लिए और गोवा बचने के लिए। और ये मुद्दे अगर बाकी के पॉलिटिकल पार्टी अगर साथ में आ सकते हैं, हम पहले बातचीत करेंगे कैसा क्या चलता है, वो पूछेंगे वो रेडी है, एग्री है, कौन सी पार्टी एग्री है, तो अगर लग रहा है कि गोवा बचना चाहिए, गोवा वाले बचना चाहिए, वो आएंगे, एक प्लेटफॉर्म में आएंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा संकट और है, वो संकट ये है कि दल बदल का, जब पार्टी के ही विधायक छोड़कर दौड़ जाते हैं, अगर अलायंस में अगर आप लोग चले गए और कल को एक मेजोरिटी अलायंस सीट निकाल ली लेकिन उसके बावजूद अगर बिखर गया तब क्या करेंगे आप? वही चीज बहुत डिफिकल्ट है कि गोवा में अभी हिस्ट्री है, अगर कांग्रेस वालों की आपने देखा है तो हिस्ट्री है कि बार बार वो दल बदल रहे हैं। बाकी के पॉलिटिकल मतलब एमजी भी देखो आप, ऐसा पहले ऑपोजिशन में रहा और उसके बाद उसको ज्वाइन हो गया। गोवा फॉर्ड का पहले का हिस्ट्री है, उन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया बीजेपी को। सो अभी हम वो बोल नहीं सकते कि कैसा क्या हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस के एमएलएज ने किया है, बार बार दल बंदी करे और मैक्सिमम अभी बीजेपी में कांग्रेस वाले ही, सो वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, उसका कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हम गोवा वालों को मतलब गोवा के लोगों को यही सूचना देना चाहते, बोलना चाहते हैं कि हमें ये गोवा का जो लैंड है वो प्रोटेक्ट करना है, हमें गोवा की आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्ट करनी है और गोवा गोन्स क्या है वो सब देशवासियों को बताना है। अभी हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है अमित पालेकर, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि अगर अलायंस में आरजी के साथ आप जाना चाहें तो क्या आप तैयार हो? उनकी तरफ से उन्होंने हामी भरी। क्या अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में जाने पड़े तो क्या आरजी तैयार है उसके लिए अगर उनकी तरफ से ऑफर आता है? देखो अभी एक चीज है कि हम पहले उनसे बातचीत करेंगे। अभी हम हमारी पार्टी से बातचीत करेंगे, हमारे पार्टी लीडर, हमारी कोर कमेटी जो है उनसे बातचीत करेंगे, ये जो मुद्दा है और डिस्कस करेंगे। उनके जो पार्टी के प्रमुख हैं उनसे डिस्कस करेंगे, हमारे पार्टी के प्रमुख, वो पूरा बातचीत होने के बाद ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको कुछ एश्योरेंस नहीं दे सकते और अलायंस का भी एश्योरेंस नहीं दे सकते। लेकिन हम बातचीत करने के लिए रेडी है और हम बातचीत करेंगे। जॉब स्कैम का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्मा है और कुछ इस तरह की चर्चाएं रही कि आरजी उस तरह से इस मामले पे खुलकर सामने नहीं आई, मतलब इस तरह से साइलेंट क्यों? देखो हम जॉब स्कैम या और कोई भी मुद्दा है उससे पहले से मतलब स्टार्टिंग से अभी तक ये मुद्दा हमने लेके रखा था और उस मुद्दे पे ठाम रहे कि ये हो रहा है, अभी से ही नहीं हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। ये आपको भी पता रहेगा और बाकी के लोगों को भी पता है। और जब ये जॉब स्कैम का इश्यू आया था उस मुद्दे में हमने जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके साथ हमने जो आवाज करना था मतलब जॉब स्कैम के ऊपर पूरा आवाज कर दिया। और लोगों को पता है कि गोवा वालों को पता है कि कैसे यहाँ पर गोवा में कैसा जॉब स्कैम हो रहा है। हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, आपको भी पता रहेगा कि कैसा यहाँ पर कितनी तरह से जॉब स्कैम हो रहा है। सो
उसको लेके जो मुद्दा बन गया था वो मुद्दे हमने पकड़ के रखा है। उसमें हमने बहुत मतलब मैंने भी वो इधर का अपना गोवा इंडस्ट्री में जो स्कैम हुआ था मतलब एडवर्टीजमेंट डालने से पहले ही वो आ गए थे, वो मैंने ही निकाला। तो आप सोचो कि इतने स्कैम्स गोवा में हो रहे हैं और इसके आगे भी कुछ रहेंगे तो वो भी हम निकालेंगे। कैसीनो को लेकर भी अक्सर चर्चा रहती है कि 300 करोड़ से ज्यादा का बकाया जो है कैसीनो के ऊपर है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि अभी भी चल रही हैं। तो पीछे विधानसभा सत्र में भी आपने इस मुद्दे को उठाया। देखो कैसा है, अभी कैसीनो का आप देख रहे हो मांडवी में पूरा तरह से तरीके से कैसीनो भरा है और उसका बेनिफिट जो है गोवा के लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका जो टैक्स है वो टैक्स गोवा की स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आना चाहिए। वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वो ये सरकार नहीं करवा सकती है तो क्या फायदा कि ये बीजेपी सरकार ने जो कलेक्शन वो टाइमली करवाना है। क्योंकि आप देखो ये हमारी नदी है, ये मांडवी नदी है, पूरी तरह से पॉल्यूट हो गई। ये पोल्यूशन किसको आ रहा है? हमें आ रहा है। ये पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? ये कैसीनो की जो बोर्ड्स है उनसे आ रहा है। बहुत सारा जो पोल्यूशन है ऑलरेडी रिपोर्ट्स है। हम बहुत सारे जो हमारे प्रेस नोट्स है उसमें हमने देखा है, जो सर्वेज है उनमें हमने देखा है कि ये जो नदी है पूरी तरह की पोल्यूट हो गई है और उसको प्रिजर्व मतलब उसको रीजनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार ने स्टेप्स लेना चाहिए और वो स्टेप्स लेने के लिए उसको भी पैसा चाहिए। यानी कि कैसीनो जितना भी अपना कचरा है वो सारा का सारा डंप कर रहा है। करवा रहे हैं। हाँ वही हो गया है क्योंकि अगर यहाँ पर देखो आप ज्यादातर कैसीनो ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। ज्यादातर कैसीनो और एक फेरी बोट रहेगा हमारे क्रॉसिंग के लिए, उससे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो नदी है वो सबसे ज्यादा पलट हो गई। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? पिछली बार 38 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का। 10% एक अच्छा वोट बैंक, वो वोट प्रतिशत जो है वो हासिल भी किया आप लोगों ने, लेकिन क्या इस बार भी 38 या 40 पर जाएंगे या अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करके लिमिटेड सीटों को टारगेट करेंगे ताकि फोकस्ड होकर आप चुनाव? देखो हमने गए बार 38 सीट लड़े थे और इस बार हमने सोचा है कि हम जो फोकस कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे और जो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें हमारा प्रेजेंस अच्छा है और जिसमें प्रेजेंस के साथ हम जीत सकते हैं वो हम फोकस करेंगे। क्योंकि जहाँ पर हमारा प्रेजेंस उतना नहीं है उधर हम फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें पता चल गया है वहाँ का हमारा प्रेजेंस अच्छा है और हमारा जो प्रेजेंस है वो पैन गोवा है। और पैन गोवा में अभी आप देखो कि रेवोल्यूशनरी गोल किसी को भी पूछोगे तो उनको पता रहेगा कि कौन रेवोल्यूशनरी गोल। तो पहले हमें जो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत हो रही थी कि बोलने की अवेयरनेस करने की रेवोल्यूशनरी एक पार्टी आई है, नई पार्टी आई है। सो वो तो दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एक मैच्योर्ड पार्टी बन गई है, स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज पार्टी बन गई है। सो ये प्रेजेंस और हमारा जो फुटबॉल लोगो है अभी गांव-गांव में पहुंच गया है। सो इसका तो हमें डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कॉन्सेंट्रेट करने का, लिमिटेड सीट्स जो लिमिटेड जिधर ज्यादा हमें प्रेजेंस है उधर हम कॉन्सेंट्रेट। राष्ट्र टीवी एक पहल बनकर गोवा में सामने आया है, गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल। आपको क्या लगता है कि गोवा को जिस तरह से पूरा देश या विश्व जानता है कि सिर्फ एक पार्टी डेस्टिनेशन है, बियर है, बीच है, मौज मस्ती है, क्या गोवा सिर्फ इतना सही है? क्योंकि राष्ट्र टीवी की भी अब कोशिश यही है कि हम असल गोवा जो है पूरे देश को दिखाएं। किस तरह से देखते हैं राष्ट्र टीवी की? हमें बहुत सारी उम्मीद है राष्ट्र टीवी से कि गोवा के जो मुद्दे हैं, जो गाँव के मुद्दे हैं, जो लोकल एंड के मुद्दे हैं और गोवा का कल्चर जो है, गोवा का ट्रेडिशन जो है, गोवा का नेचर जो है और गोवा के जो लोग हैं और डिफरेंट तरीके से लोग हैं। आप देख रहे हो कि सिर्फ बीच लाइन में ही लोग नहीं है, बाकी के टैलेंट पे भी लोग हैं। हमारा ब्यूटीफुल वेस्टर्न घाट्स है, उधर आप देख रहे हो कि इतना ओल्डेस्ट जो माउंटेन है वो गोवा का है। मतलब ये जो एरिया इको फ्रेजाइल लैंड ऑफ गोवा, इसको प्रिजर्व करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए, कि आगे के लोगों को देखने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को देखने के लिए राष्ट्र टीवी का बहुत अहम योगदान रहेगा। और ये जो देशवासियों को हम सबको बोल रहे हैं कि हम किसी के विरोध नहीं है, हम सबके साथ हैं। और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो हमारा हमने सेलिब्रेट करना है, डाइवर्सिटी जो है हमने सेलिब्रेट करना है। और सभी देशवासियों को एक ही आह्वान है कि गोवा देखो, गोवा का जो पर्यावरण है वो देखो, गोवा के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है वो देखो और सेलिब्रेट करो, गोवा को सेलिब्रेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, राष्ट्र टीवी के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।